नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, 15 दिन से किसान आंदोलन दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और अब तक भारत सरकार और किसानों के बीच ये गतिरोध समाप्त नहीं हुआ और इस पर कोई सहमति का रास्ता नहीं बना है। ये देश के लिए चिंता का विषय है, ये समाज के लिए भी चिंता का विषय है कि इतनी सर्दी में, कड़कड़ाती ठंड में हमारा अन्नदाता दिल्ली दरबार के बाहर धरना दे रहा है। भारत की सरकार ने जो प्रस्ताव भेजे थे उन सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया है और जो किसान चाहते हैं भारत सरकार दे पाने की स्थिति में नहीं है, ऐसा उनका मत है। शायद यही कारण है कि ये गतिरोध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इस गतिरोध का स्तर बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे होंगे और आप महसूस भी कर रहे होंगे कि ये गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। आंदोलन और तेज करने की धमकी दी जा रही है। अब आज एक नई बात सामने आई है कि 10 तारीख से यानी 10 दिसंबर के बाद की डेडलाइन पूरी होते ही किसान रेलवे ट्रैक पर धरना देना शुरू करेंगे, यानी रेलवे ट्रैफिक को भी रोकने की प्लानिंग चल रही है। और 12 तारीख को दिल्ली जयपुर हाईवे और 14 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान पहले ही हो चुका है। तो इन स्थितियों के बीच समाधान का क्या रास्ता है? अगर समाधान नहीं निकलता है, स्थितियां और बिगड़ेंगी। भारत सरकार कानून रद्द नहीं करेगी, यह स्पष्ट हो चुका है। किसान तीनों कानून रद्द कराने पर अड़े हैं और साथ में एक नया कानून चाहते हैं कि एमएसपी गारंटीड की जाए। तो ऐसे में समाधान का कोई विकल्प है? शायद अभी तो होता नहीं दिख रहा है। और यह आंदोलन दिनों दिन बहुत गहरा, बहुत तेज और भीषण होता जा रहा है। इस समस्या का समाधान निकालना होगा। इस समस्या से मुंह मोड़कर नहीं बैठा जा सकता और शायद ये कृषि मंत्री के स्तर पर इसका समाधान निकलना अब संभव प्रतीत नहीं होता है। यूनियन होम मिनिस्टर द्वारा भी भेजा गया प्रस्ताव ठुकराया जा चुका है। अब बातचीत के लिए किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहते हैं कि वो इसमें इंटरवीन करें और बात करें। इसे कोई साधारण आंदोलन समझना बहुत गलतफहमी की बात होगी। ये एक असाधारण आंदोलन है जो बहुत ही योजनाबद्ध है और उन्हें पता है कि इस कानून को रद्द कराने के लिए उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और शायद वो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और रिसोर्स वाइज पूरी तैयारी करके आए हुए हैं। उन्हें पता है कि ये लड़ाई किससे है। उन्हें पता है कि इस कानून को रद्द कराने में उन्हें बहुत लंबा वक्त लगेगा, संघर्ष का रास्ता बहुत बड़ा है। तो ऐसे में विकल्प क्या हैं? इधर आप उत्तर प्रदेश देख लें। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश किसान संगठनों ने किसान आंदोलन का ऐलान किया है, समर्थन भी किया है और गाजियाबाद बॉर्डर को भारतीय किसान यूनियन ने घेर रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पंजाब हरियाणा के किसानों की समस्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का मुख्य उत्पाद स्थल है कृषि उपज का, वहाँ के किसानों ने गाजियाबाद बॉर्डर घेर रखा है और आज घंटों ट्रैफिक जाम रहा है। इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश से भी पूरी ताकत मिल रही है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या नहीं, समस्या है। तभी तो हजारों की तादाद में हमारे किसान भाई अपना घर, खेत, कारोबार सब छोड़ छाड़ कर धरने पर बैठे हुए हैं। तो हमने इसका रास्ता खोजना पड़ेगा। सरकारें सिर्फ कुछ बातें कहकर निकल नहीं सकती कि हम ये आश्वासन दे देंगे कि एमएसपी मिलेगी। लेकिन क्या ये कानून, महत्वपूर्ण परिचर्चा है आज की, पॉइंट टू बी नोटेड, ये नोट किया जाए, क्या ये बिल, ये कानून तीनों जो खेती से जुड़े हुए हैं, ये किसानों को फायदा देने के लिए हैं या एग्रीकल्चर में ट्रेड और कॉमर्स की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले? इट शुड बी क्लियर। यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या ये किसानों की आमदनी दोगुना करने वाला बिल है, कानून है, या फिर ट्रेड और कॉमर्स को, एग्रीकल्चर के सेक्टर को उसके हवाले करने का कानून है। सरकार इसके फायदे गिना रही, लेकिन फायदे जाते किधर दिख रहे हैं? कंपनियों की तरफ फायदे जाते ज्यादा दिख रहे हैं। तो क्या खेती का कंपनीकरण हो रहा है और क्या खेती को ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटी के साथ जोड़ा जा रहा है? और अगर जोड़ा जा रहा है, जैसा सरकार का दावा है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाना चाहते हैं, यस, वेरी गुड, इट्स अ नाइस प्रपोजल और एग्रीकल्चर रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन उसमें किसानों की स्टेक सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो किसान और सरकार के बीच का जो संवादहीनता बढ़ती जा रही है, ये स्थितियों को भी कट कर रही है। कहने के लिए 6-6 राउंड 5-5 घंटे बैठते हैं, पर दरअसल उसमें बात नहीं होती है।
ब्यूरोक्रेट्स द्वारा, नौकरशाहों द्वारा, अधिकारियों द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाता है किसानों को कि इससे आपको ये फायदा है, लेकिन अपना फायदा और अपना नुकसान भारत का किसान बहुत अच्छे से जानता है। किसानों को बरगलाया नहीं जा सकता इस देश में, उनको पता है उनके साथ क्या हो रहा है। तो क्या इसका कोई समाधान निकलेगा या अथवा नहीं निकलेगा, मेरी चिंता इस बात की है। और शायद लगातार कर रहे हैं डिबेट के पीछे का मकसद यही है। सरकारों को भी अड़ियल रुख छोड़ना चाहिए और किसानों को भी ये समझना चाहिए कि अगर ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म है तो थोड़े झटके उन्हें झेलने पड़ेंगे। तो मिल बैठकर एक रास्ता निकालने की आवश्यकता तत्काल प्रतीत होती है। कोई भी शुतुरमुर्गी सोच इस समस्या को और बढ़ाएगी, किसानों की तकलीफ को और बढ़ाएगी। अब तक कई किसान भाई शहीद हो चुके हैं इस धरने में। मैं शहीद ही कहूँगा क्योंकि हमारे वो अन्नदाता हैं, उनको अगर कोई कष्ट है तो हमें उससे अपार कष्ट होना चाहिए। भारत का किसान अगर सड़क पर एक भी किसान है तो ये देश के लिए ठीक बात नहीं है, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में ये ठीक बात नहीं है। हमारे राजा महाराजाओं ने तक ने खेती किसानी का बहुत ध्यान रखा, तो मौजूदा सरकार पर तो ये प्राथमिक कर्तव्य बनता है कि वो अतिरिक्त ध्यान रखें। आज के कुछ बयान सुनिए बहनों भाइयों, फिर एक बड़ी दिलचस्प डिबेट और बहुत ही ज़रूरी डिबेट मैंने आमंत्रित की है कि क्या ये कानून किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हैं या फिर ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेड और कॉमर्स की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इस विषय पर चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। और एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, खेती मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं। अगर कानून रद्द हो जाते हैं सरकार का क्या नुकसान हो जाता है, ये मैं गृह मंत्री को भी पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगे उन्होंने पूछा कि अगर जे तुम इसका जवाब नहीं देते कि कारपोरेट घराने के पक्ष में नहीं बोल रहे तुम, ये भी नहीं बोले। रेलवे पार्कों में चलते धरने बिल्कुल अगले ऐलान तक जारी रहेंगे। जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जो पुराली वाला मामला है इसका समाधान नहीं होगा, ये किसान यहां से नहीं जाएंगे। पूर्ण रूप से यही एजेंडा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद का है। तो आज की डिबेट में मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जो इस वार्ता के खुद का हिस्सा हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं। मनीष सिंघवी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बाबा हरदेव सिंह जी मौजूद हैं। सुचि विश्वास कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जाने माने अर्थशास्त्री हैं। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलसी हैं मेरे साथ इस कार्यक्रम में। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद आप सब ने इस कार्यक्रम में शिरकत प्रदान की। मैं आप सबसे इस परिचर्चा को बढ़ाऊं उसके पहले मैं राकेश टिकैत जी से बात करना चाहता हूं, क्योंकि वो खुद आंदोलनरत हैं और पिछले 15 दिनों से गाजियाबाद बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश की सीमा जो दिल्ली से सटी हुई है वहाँ मौजूद हैं हजारों किसान भाइयों के साथ। और अब तक जो 6 राउंड की मीटिंग हुई है उस हर एक राउंड की मीटिंग का हिस्सा रहे हैं राकेश टिकैत। तो एक बेहतर व्यक्ति हैं जो ये बताएंगे कि इनसाइड क्या चल रहा है और किसानों की डिमांड्स क्या हैं। टिकैत जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये 6 चरण की बातचीत के बाद भी कोई रास्ता अब तक नहीं निकल पाया है और ये गतिरोध बढ़ता जा रहा है, समस्या बढ़ती जा रही है। 15 दिन आज हो गए हैं और कोई परिणाम नहीं निकला है। अब आगे आप लोगों की क्या कार्य योजना है? देखो, जो वहाँ वार्ता सरकारों से होती है उसमें 2 ही चीज पे पूर्ण रूप से वार्ता शुरू होती है और खत्म हो जाती है। सरकार वहाँ पे अपना पक्ष रखना चाहती है, वो बिल में संशोधन चाहती है। किसान उन संशोधनों को सुनने को तैयार नहीं है। जितने भी हमारी किसान लीडर्स वहाँ पे जाते हैं, हम किसान चाहता है कि बिल वापसी हो जी, और जब बातचीत हो एमएसपी पे लीगल कानून बने। यही या उसका दौर पूर्ण रूप से 2-2, 3-3 घंटे 4-4 घंटे यही चलता है जी। फिर उन्होंने सरकार ने समझा कि हम ड्राफ्ट के माध्यम से, जब किसान नहीं सुन रहा हमारी बात तो हम ड्राफ्ट के माध्यम से हम उन्हें बात कह देते हैं जी। तो उन्होंने एक लिखित ड्राफ्ट कल भेजा
उस ड्राफ्ट को भी वहाँ पे करीब 60-70 लोग थे जो किसान संगठन से, भिन्न किसान संगठन पूरे देश के वहाँ पर लोग थे। एक भी आदमी सरकार के पक्ष में नहीं गया और किसी आदमी ने संशोधन पर बात नहीं करी। पूरा दस्तावेज पढ़ा गया और एक सिरे से एक मत से हाथ उठा के, पहले ये हाथ उठवा के सरकार जो बिल संशोधन चाहती है उसके पक्ष में कोई है, जो पक्ष में लोग हैं कि बिल वापसी हो उसके पक्ष में, तो हर आदमी ने बिल पक्ष में हाथ उठाया कि बिल वापसी होना चाहिए। अच्छा, किसी एक व्यक्ति ने संशोधन पर कुछ नहीं कहा, देश के सभी किसान संगठनों ने सिर्फ कानून की वापसी की मांग की, एक वापसी की मांग करी। तो अब कोई ये कहने लगे कि मैं इसमें संशोधन करवा दूंगा और मैं इसमें सहमति दे दूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई संगठन जो यहाँ पे आंदोलन में मौजूद हो वो ये कह दे कि नहीं मैं बिल में संशोधन चाहता हूँ और मैं उसको वो दे दूंगा, उसकी ना ये किसान मान लेंगे। पूर्ण रूप से किसान देश का, यहाँ पे 80-90% लोग वे हैं जो अपनी खेती किसानी का काम करते हैं, उनको नफा नुकसान हुआ है बिल में, वो ये जानते हैं। अपना धान वो हाथ दे रेट में बेच के आए हैं, तो उनको पता है कि मुझे जो नुकसान हो रहा है इन बिलों से नुकसान हो रहा है। वो अपना हिसाब किताब मांगने दिल्ली में आया है, वो वापसी नहीं जाएगा, ये भी क्लियर है। सरकार गलत फहमी में भी ना रहे कि हम इनको डंडे मार के भगा कर इनको यहाँ से चले जाएंगे, ये जाएगा नहीं, किसान मर जाएगा। हमें तो अब आगे आप क्या कदम उठाएंगे? सरकार ने, देखिए आज भी कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने ये कहा है कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, लेकिन कानून रद्द करने के बारे में सरकार सहमत नहीं है। देखो, उनका एमएसपी पे भी क्लियर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका भी मैं क्लियर कर देता हूं कि जो बार बार कह रहे हैं ना कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, जैसी थी ऐसी ही चलती रहेगी, उसी में तो हेर फेर है उनका। हमने ये कहा कि आप कानून बना रहे थे, एक कानून एग्री इसमें भी ले आते आप एमएसपी पे भी, और आप ये कहते सरकार बहुत बढ़िया लगती, एक किसान का भी एक पक्ष हो जाता कि एमएसपी से नीचे कोई भी प्रेर आएगा, कोई भी व्यापारी आएगा, अगर खरीद करेगा, ट्रेड करेगा, वो इसके नीचे पे खरीद नहीं करेगा। तो हमको भी लगता कि एक पक्ष हमारा भी रखा गया है। उन्होंने ये कहा है कि जो पहले थी ऐसी ही रहेगी, जैसे किसानों को पहले लूटते थे अब की बार भी ऐसे ही लूटेंगे। और जो कानून में है वो तो सबको पता है कि कानून में क्या है, किस तरह से ट्रेड को बढ़ावा दिया गया, कैसे उनको मार्केटिंग में करेंगे, कैसे वे भंडारण करेंगे, कैसे उन्होंने कानून आने से पहले गोदाम बना लिए। तो जिस जो मुकदमा कोर्ट में जाने से पहले जिसकी सजा तय होगी हो तो उसमें तो भाई निश्चित है मरना है, फांसी आएगी। तो आप ये मानकर चलो कि सरकार, अगर सरकार कानून रद्द नहीं करती है तो आपके पास विकल्प क्या है? हम यहां से जाएंगे नहीं, विकल्प ये है आंदोलन होगा। कोई विकल्प किसान के पास में और नहीं है, जिंदा रहने का कोई और साधन किसान के पास में नहीं बचा। कानून वापसी ही एक साधन है। तो कब तक बैठे रहने का प्लान है? सरकार कानून को रद्द नहीं करेगी, तो कब तक बैठे रहोगे आप? और बस कंपटीशन यही हो जाएगा कि सरकार कब तक नहीं करती। तो आने वाले समय में अब आपका आगे का प्लान क्या है? 12 तारीख 14 तारीख अब क्या प्लान तो ये है कि हम बैठे हुए हैं 12 तारीख, और ये आंदोलन के एक हिस्से हैं कि जो आदमी यहाँ पर नहीं आ रहे वे कह रहे हैं कि हम आएँ, कैसे आएँ। हमने उनको ये एक रास्ता दिया है कि आप अपने वहीं रह के डीएम के यहाँ पे अपना एक ज्ञापन दो और प्रधानमंत्री जी के नाम वो ज्ञापन जाएगा, ये हमने उनको कहा है जी। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आ सकते हो वो यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सख्त पूरी सरकारों ने पूरे किसानों को, ये खबरें नहीं कहीं पे भी आ रही, किसानों को पूर्ण से रोका जा रहा है। बागपत से अगर किसान चल रहा है तो 3 दिन में जो एक किसान क्रांति गेट है यहाँ तक आ रहा है, 3-3 दिन उसको लग रहे हैं बागपत से चलने वाले किसान को। तो क्या पुलिस रोक रही है? शाहजहांपुर से आ रहा, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत की तरफ पुलिस रोक रही है किसानों को सब जगह। अगर हमारे ट्रैक्टर आ रहे हैं तो उनको रोकते हैं, वे ट्रैक्टर सड़कों पर वहीं बैठते हैं, वहीं वे खाना बनाते हैं, वहीं जब पुलिस उनको कह दे एक दिन बाद में फिर वो आगे को बढ़ते हैं। तो पूर्ण रूप से ये इस तरह से शिकंजा पूरा कसा जा रहा है। यहाँ पर अगर कोई लोग आते हैं
झंडा टोपी उसकी उसमें होता है तो पूरी तलाशी यहाँ पे हो रही। अगर कोई गाड़ी में आ रहा उसकी आईडी चेक हो रही। अगर कोई नोएडा की उस साइड से कोई आ रहा तो पूरा एक शिकंजा पुलिस प्रशासन ने पूरा कस रखा है यहाँ तो क्या आपको दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है राकेश टिकैत जी? एक किस्म से एक हरेसमेंट जो किसान का होता है कि ना डंडा मारो ना कुछ मारो, इनको खड़े करो रखो, इनके कागज चेक करो, इनके ये करो, और कहो कुछ ना ज्यादा सिफारिश करेंगे, अधिकारी से बात करेंगे भाई हमारे किसानों को क्यों रोक रखा है, हमने तो नहीं रोक रखा, कहाँ रोक रखा है, कि वहां पर रोक रखा, तो उसको फिर अपना छोड़ देते हैं, चला जा भाई। वो यहाँ पर आते हैं, लोग बताते हैं कि जब हम चल रहे हैं तो कई कई घंटे एक इलाके पे पुलिस रोकती रहती है उनको। अगर हमारी तो मजबूरी है। अगर ये कानून तरह रद्द का नहीं जो है, हुआ ऐसे तो इसका क्या दुष्परिणाम किसान बंधुओं पर या भारतीयों पर या हम सब पर पड़ेगा? आपको किस बात की ज्यादा चिंता है? देखो, हमें चिंता ये है कि एक तरह से सरकारों के खिलाफ अविश्वास पैदा होगा। एक जो किसान बिरादरी है जिसने सरकारों को वोट देकर बनाया है, उसमें एक अविश्वास की भावनाएं पैदा होगी, किसान वर्ग नाराज होगा। वो ये नहीं कि आप उसको यहां से डंडे मार के गोली चला के आप उसको भगा सकते हो, लेकिन ये दुनिया की वैचारिक क्रांति में है। आने वाले टाइम पे हिस्ट्री में लिखा जाएगा। किसी भी वैचारिक क्रांति को आप दबा नहीं सकते। जो क्रांति विचार से उत्पन्न हुई हो आप उसको दबा नहीं सकते। आप यहां से चल जाओगे तो गांव में तो रहेंगे। नहीं, इसके पहले आपने कई आंदोलन किए राकेश जी, मैंने देखे आपके आंदोलन, लेकिन आप लोग 2-3 दिन धरना प्रदर्शन करके वापस चले जाते थे। इस बार क्यों अड़ गए हैं आप? देखो, इस बार ना ये भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन है। कोई अगर इसको ये कहने लगा कि ये मैं इसको ले आया हूं, इस आंदोलन का नेतृत्व पूर्ण रूप से गांव का किसान कर रहा है। वो हटने को तैयार नहीं है, वो पीछे मुड़ना जाना नहीं चाहता, वो पूरी तैयारी के साथ में आ रहा है और उसने अपने मान सम्मान से इस बिल को जोड़ लिया है। वो उसको पता है कि मैं लुट का आया हूं 2 महीने पहले, लेकिन मैंने अपना सरकार धान कह रही बेचा, है मैं लुट गया। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, यूपी वालों से कोई मतलब नहीं। लेकिन आप तो उत्तर प्रदेश से ही हैं। क्यों नहीं? यूपी वालों का क्यों आंदोलन है? यूपी वालों ने 800 रुपये में धान बेचा तो यूपी वालों का आंदोलन नहीं। जो गन्ने का भुगतान ये नहीं करते तो उनका आंदोलन नहीं। और हम बीजेपी से तो हम बात ही नहीं कर रहे। हमारा कोई बीजेपी के खिलाफ आंदोलन थोड़ा है। हमारा तो आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ है। भारत सरकार जो उसमें मंत्री हो, जो ऑथेंटिक हो, जवाब देने के लिए वो जवाब दे। बीजेपी के तो बहुत लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। ओके, तो एक सवाल और है। हमारा एग्रीकल्चर BJP के मिनिस्टर के खिलाफ साथ आपकी 5 राउंड की बातचीत हुई, फिर होम मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई। हाँ, बात हुई। तो इन बातचीत का कोई समाधान क्यों नहीं? ये मीटिंग्स में करते क्या हो आप लोग? 5-5, 7-7 घंटे बैठते हो, क्या बात होती है? मीटिंग में ये करें कि वो अपनी बात कहना चाहते हैं। उनके कंसल्ट अधिकारी वहां रहते हैं, उनके लीगल एडवाइजर वहां पर रहते हैं। वो कहते हैं कि हम बिलों पर चर्चा करना चाहते हैं। किसान ने कहा कि हम बिलों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते, आप बिलों को वापसी लेने की बात करो। तो मीटिंग फिर में शुरू बोलते करते अधिकारी हैं कि हैं या मिनिस्टर फिर लोग टच बात करते करते हैं? नहीं, हम बोलने भी नहीं देते उनको। किसान उनको बोलने नहीं देता वहां पे, ना मिनिस्टर को बोलने देता। अगर वे ज्यादा ही कहेंगे बोल रहे, हम अपना चुप होकर बैठ जाते। आपको हो जी, हम जवाब नहीं देते। यही उसमें चल रहा। फिर हमने यस और नो का बोर्ड लगा दिया, आपको जो बोलना बोलते रहो। और हमने कहा कि हम यस और नो में जवाब चाहते हैं। किसान वापसी नहीं हटेगा। तो ये अगली किसान कोई का मरण बैठक और का जीवन प्रस्ताव सवाल आपके है। समक्ष आया या अभी नहीं आया है? नहीं, हमारे पास अभी तो नहीं आया। आएगा तो वो भी हम तय करेंगे कि बैठक में जाना है या नहीं जाना। जो एक लीगल कमेटी हमारी पूर्व बनी हुई है, कोई भी आदमी बगैर उसके कोई ना बयान देता, और जो भी तय होता है वही कमेटी में ही तय होता है। अगर हमको सरकार से बात करने जाना है या नहीं जाना, वो भी कमेटी ही तय करेगी पूरी। मतलब ये हम भी उस 13 कमेटी का लोगों हिस्सा पर एक सुपर कमेटी बन गई है जो इन 13 लोगों में क्या बोलना और क्या करना नहीं, ये तय करेगी। पहले हर संगठन के लोग उस कमेटी में हैं। वो करीब 40-45 लोगों की कमेटी है। उसमें से करीब 25-30 आदमी की एक कमेटी है कि जो वार्ता करने गई कई बार। फिर उसकी एक छोटी कमेटी बनाई जो 13 लोगों की एक कमेटी है, वो बनाई है फिर एक। और वो अमित शाह जी ने जो बात करी है, वो 13 लोग हम गए थे, ओके, हमसे उसमें बात हुई।
तो हमारा भी यही सवाल है कि आप इन बिलों को वापसी लेने का कैसे आप ले सकते हो, तरीका आपको ढूंढना है। किसान आ गया है, किसान वापसी नहीं जाएगा, यही 13 लोगों का फैसला है। यही जो करीब 60 लोगों की बैठक आप हुई थी कल, खाना यही पीना उसमें पूर्ण और रूप से बाकी फैसला क्या सामान वामान लेकर प्रस्ताव। धरने पर बैठे हुए हो? खाना पीना आप लोग का कैसा चल रहा है? अपना सामान भी हम अपना चलता है, लोग देकर जाते हैं, बीजेपी के लोग भी देकर जाते हैं हमारे यहाँ तो खाना का सामान। अच्छा, आप उन चेकिंग करवाओ ना कि कौन कौन आते हैं। यहाँ पे पूरे सब लोगों का समर्थन यहाँ पे है जी। यहाँ पे आम जनता का समर्थन है यहाँ पे। और हम वार्ता में जब जाते हैं तो अपना खाना लेकर जाते हैं, उनका ना खाना खाते जब वार्ता में रहते हैं ना चाय पीते। हम अपना खाना बाहर से जाएगा, अपना खाना रखेंगे, लंच में अपना खाना खाते हैं, फिर बात करते हैं। ऑलराइट, मेरे साथ डिबेट में बने रहिएगा। सुधारना संजीव मिश्रा हैं, सरकार को पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। संजीव, आपने सुना अभी राकेश टिकैत जी को, हाँ, जी। ये हम सबके बड़े प्रिय हैं और बड़े लंबे समय से किसान आंदोलन का हिस्सा हैं। ये ना तो आपकी चाय पीने को तैयार हैं, ना आपका पानी पीना चाहते हैं, ना आपका खाना खाना चाहते हैं। इनकी बस एक डिमांड है कि तीनों कानून वापस ले लो। देखिए, मुझे लगता है कि या तो चूँकि जो हमारे किसान भाई हैं वो इसका विकल्प भी बताएं कि अगर उनको वापस लिया जाता है तो किस आधार पर लिया जाए, और क्या उसमें बहुत ज़्यादा कमियां किस तरीके की हैं। जब सरकार सुधार करने की बात कर रही है, जब मुद्दों के आधार पर बातचीत होती है, तो मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा आप नीचे आइए, कुछ हम थोड़ा ऊपर आते हैं और बराबरी होती है। तो मुझे लगता है कि इसमें राकेश जी बहुत सीनियर किसान नेता हैं, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा आप कितना नीचे आ सकते हो, थोड़ा लिमिट बताओ तो उनसे बात की जाए। सरकार ने कहा, सरकार तो इस बात की पक्षधर है कि हम उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब राकेश जी को भी अपने साथियों को मना करके कम से कम ये जो एक टिपिकल सिचुएशन बन रही है इससे अलग होकर के, क्योंकि ये सरकार किसानों की अच्छा, सरकार एक किसानों प्रस्ताव के हित रखें, में काम आप कर कानून रही है। रद्द कर सकते हो या नहीं? नहीं, देखिए, ये तय करना तो भारत मतलब आपने सरकार का नीचे काम। आने की बात कही तो मैंने एक ये तय प्रस्ताव रखा है। नहीं, मैंने कहा संशोधन की बात तो चल रही है, संशोधन की बात तो हो रही है, और बार बार किसान नेता भी कह रहे हैं। अब राकेश जी को जो बात कह रहे हैं, मैं उनकी बात को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तमाम किसान नेता चाह रहे हैं कि अब की बार अगर सरकार प्रस्ताव भेजती है तो निश्चित रूप से हम बातचीत करने के लिए जाएंगे। ये एक नहीं, बातचीत होनी चाहिए। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ डेमोक्रेसी संवाद से चलती है। राकेश जी, नहीं, ये किसी ने नहीं कहा कि प्रस्ताव भेजेंगे और हम बातचीत जाएंगे। अगर प्रस्ताव ये आएगा, उन्होंने ये कहा है, नरेंद्र तोमर जी ने, हमारे कृषि मंत्री जी ने ये कहा है कि जो प्रस्ताव हमने भेजे हैं ड्राफ्ट, उस पर एक बार पुनः विचार कर लें। तो विचार तो हमने कर लिया, और फिर नामंजूर कर रहे हैं विचार उन्होंने कहा कि विचार कर हमको नहीं, विचार तो हमने कर लिया, फिर मीटिंग करेंगे और फिर हमने नामंजूर कर दिया। हमने तो कर दिया नामंजूर वो। ओके, राजपाल कश्यप समाजवादी और पार्टी के कल प्रवक्ता हम और अपनी एमएलसी कमेटी हैं। में- राजपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये गतिरोध टूट क्यों नहीं रहा है और ये दोनों तरफ से अड़ियल रुख है। अब तो ये जब कह रहे हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा हम जाएंगे ही नहीं, दिल्ली छोड़ेंगे ही नहीं। देखिए ब्रजेश जी, बात सीधी और साफ है, क्योंकि बीजेपी पे अविश्वास बहुत है लोगों को, क्योंकि अब बीजेपी पे भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो कई वादे किए इन्होंने पूरे नहीं किए, और इन्होंने ये कानून बिल ले आए तो किसानों से बात करके ले आना चाहिए। इसमें क्या जा रहा है, जब किसान इतने दिनों से 80% लोग इस हिंदुस्तान में किसानी से जिनका पेट भरता है, 2 वक्त की रोटी मिलती है, 80% लोग इस पे आश्रित हैं। ये सीधी सी बात है, ये जबरदस्ती कारपोरेट घरानों को, कुछ चुनिंदा लोगों को ये किसान को मजदूर बनाने के लिए देना चाहते हैं, और किसान ये नामंजूर कर रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2-3 जगह ले भी आए थे, जहां के किसान सब परेशान हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जहां सुची विश्वास और किसान कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और ये आय दुगनी की बात करते थे। क्या बात है कर रहे हैं दुगनी वाली आय वाली MSP कहां है? प्लीज। ऑलराइट, सुची विश्वास, थैंक यू राजपाल जी, थैंक यू। ओके, प्लीज वेट। ऑलराइट, सुची विश्वास कांग्रेस की प्रवक्ता है, मेरे साथ मौजूद हैं। सुची जी, अभी भी गतिरोध कायम है, हम जहां से चले थे वहीं पर खड़े हैं। किसान इस बात को लेकर अड़े हैं कि तीनों कानून रद्द हों। सरकार रद्द तो नहीं करेगी कानून, लेकिन संशोधन के लिए तैयार है।
देखिए 73 वर्षों से एक व्यवस्था थी और उस पर कोई सवाल अगर नहीं उठाया गया तो जबरदस्ती किसानों का भला करने के लिए सरकार क्यों कटिबद्ध है? इसका अर्थ है कि खेत के किसान को पार्टी ला रही है। अभी आपने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स कहा, सिविल वॉर के हीरो माओ भी चाइना में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाए थे। हालांकि वो भी बहुत मीठा बोलते थे और नया भारत टाइप कुछ बना रहे थे, लेकिन लोग मिट्टी खाने के लिए मजबूर हो गए थे। तो उसी तरह एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हो या लेबर रिफॉर्म्स हो, मोदी सरकार के सारे फैसले कॉर्पोरेट्स के हितों में होते हैं। अडानी चाहे पंजाब में शैलो सेंटर्स की बात हो, एमएसपीज को लेकर भी अभी लगभग 19,000 और देश के लगभग 62 करोड़ किसान, और ये जो एक शब्द अभी किसी ने इस्तेमाल किया, बुनियादी वैचारिक क्रांति, पूरी दुनिया में इसको समर्थन हो रहा है। ये ग्लोबल कैंपेन हो रहा है। लगभग 3.5 लाख लोगों ने change.org पे पिटीशन साइन की और भी ग्लोबली 50 से ज्यादा पिटीशंस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे फाइल की गई। तो एक अगर इतना सिस्टम इसके खिलाफ है तो प्रधानमंत्री, कभी नरेंद्र तोमर जी बात कर रहे हैं, पीयूष गोयल जी बात कर रहे हैं, अमित शाह जी इनिशिएटिव ले रहे हैं। बात राफेल की दलाली की हो तो प्रधानमंत्री जी आपको फ्रांस में मिलते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ने की हो तो किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष के पास। क्या ब्रजेश जी, क्या बात हो रही है? बात रख लेने दो, आप सबका नोट करना, वन बाय वन जवाब प्लीज लेट मी फिनिश, डोंट इंटरप्ट। आप अपनी बात को आराम से कहें, आई वोंट इंटरप्ट। हाँ प्लीज गो अहेड। तो प्रधानमंत्री जी को एक बार किसानों से संवाद स्थापित करना चाहिए और रातों रात ये सारे अड़हतिये, ये काला बाजारी हो गए, ओके, से गोदी मीडिया के माध्यम से जो उन्हें आतंकवादी और खालिस्तानी डिफरेंट एंगल्स, जो आंदोलन को बदनाम करने के तमाम उद्देश्य, हित में यही है, देश के 85% लोगों के हित में यही है, मध्यम वर्ग के, कि ये काले कानून रद्द हो। ऑलराइट, थैंक यू मैम। बाबा हरदेव सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, पीसीएसआई के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और बहुत लंबे समय तक प्रशासनिक सेवा भी की है, आजकल सामाजिक कार्यों में भी लगे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर ये गतिरोध समाप्त क्यों नहीं हो रहा और इसका दुखद परिणाम क्या है? और हम लोग भी देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई इतनी सर्दी में और इस बड़ी वैश्विक महामारी में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। देखिए, किसानों में कहीं न कहीं आशंका है, कहीं न कहीं संदेह है कि जो बिल आए हैं वो उनके भले के लिए नहीं है। और शंका का कारण ये है कि एक्चुअली हमारे यहाँ नीति निर्धारण जो भी होता है, और शुरुआत से ही ऐसा है कि हम जो रिफॉर्म्स के लिए कुछ लाते हैं तो जिसके लिए हम लाते हैं उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं कराते। कोई परियोजना लाए जिनके लिए हम ला रहे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं कराते। ये हमारी प्लानिंग का एक बड़ा कमज़ोर पक्ष है। मतलब स्टेक होल्डर से हम बात नहीं करते। अगर उनको हम इन्वॉल्व कराते तो तमाम बातें पहले आ जाती, पहली बात जी। दूसरा, एक्चुअली शंका ये है कि आप मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि 50 से लेकर 80 के दशक में बाज़ार पर जो आधिपत्य था वो कुछ उद्योगपतियों का था। उनके प्रोडक्ट ही उनकी मनमर्जी की कीमत पर बिकते थे। 80 के बाद कंपटीटर्स की बाढ़ आई, बहुत ज़्यादा बने और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें तमाम उद्योगपतियों ने, तमाम अन्य जितने भी कंपटीटर्स हैं वो आए और एक बड़ी रीजनेबल कीमत पर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हुआ, कई तरह के और उपभोक्ता के हित के प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हुए। बड़ा ताजुब है कि हमने कृषि में क्यों नहीं किया ऐसा। अगर कृषि के लिए भी हमने सोच लिया होता, देखिए कहीं कोई उद्योग लगता है तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था हाई स्कूल इंटर में भी कि 4-5 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा लैंड, तीसरा लेबर और चौथा कैपिटल और फिर ट्रांसपोर्टेशन। जहाँ 3 चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या वहाँ उस प्रोडक्शन हब में उद्योग नहीं लगाए जा सकते, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाई जा सकती? अगर प्रोसेसिंग यूनिट और उद्योग वहीं लगाए जाएं और वहाँ के ग्रामीण बेरोजगारों को, जो शिक्षित प्रशिक्षित हैं, उनको वहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया जाए तो वो एक तो अपनी इंडस्ट्री चलाने में और उनकी बेरोजगारी दूर होगी, दूसरा अपने किसान, अपने परिवारी जनों को खेती किसानी में इन्वॉल्वमेंट करा के उत्पादन भी बढ़ाएंगे। ये कई तरह के डिलेमा हैं जिनको हमने कभी इसको। ऑलराइट, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं। वो एक अर्थशास्त्री के तौर पर हमें बताएंगे कि इस कानून को लेकर क्या खामियां हैं और क्या फ़ायदे होने वाले हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि ये कानून, जो खेती से जुड़े 3 कानून बने हैं, ये किसानों के फ़ायदे के लिए हैं
या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेड और कॉमर्स की एक्टिविटी का कंपनीकरण करके या उसको बढ़ावा देने के मकसद से हैं? आप किस प्रकार से देखते हैं इसे? देखिए ब्रजेश जी, जो चर्चा चल रही है वर्तमान परिवेश में वो बहुत ही सीमित दायरे की चर्चा है, केवल एमएसपी, और बहुत ही एमएसपी भी 100% एमएसपी की बातचीत चल रही है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ये कानून अभी आया है 3 महीना मान लीजिए, उस आया ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद एक कानून आया है। क्या इसके पहले मार्केट में कृषि में सब कुछ ठीक था? नंबर 1। नंबर 2, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतनी सारी चर्चाएं हुई कि इस कानून को खत्म किया जाए, क्या इस बीच किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर देने को तैयार हैं? पिछले 30 साल से कृषि में इन्वेस्टमेंट, सरकारी इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ठप सा है, जो कुछ है थोड़ा बहुत सरकारी है। बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के आज क्या कृषि को आगे ले जा पाएंगे? आप बताएं, महाराष्ट्र का किसान वो एमएसपी की तरफ नहीं है, वो वहां पर मुख्यतः उसकी फसल अलग है, गुजरात के किसानों की फसल अलग है। हम सारी कृषि नीति की चर्चा एमएसपी तक सीमित कर दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं एक और बहुत ही, ब्रजेश जी, आज नहीं 3 साल बाद मैं आपसे दावा करता हूं, आप चर्चा करेंगे कि पंजाब की जो बदहाली है, उन्होंने कृषि का विविधीकरण नहीं किया, किसानों को गेहूं चावल के भरोसे छोड़ दिया है। आज वो पूरी तरह से एमएसपी पर आधारित अर्थव्यवस्था बन चुकी है, उनके उद्योग पनप नहीं रहे हैं, एमएसएमई का जो आधार था वो नष्ट हो चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि की समस्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एकदम अलग है, गन्ना किसानों की समस्या एकदम अलग है। अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट वेंडर, वैसे भी कृषि प्राइवेट सेक्टर के हवाले है, अगर ऐसा नहीं होता तो 1 रुपए किलो में प्याज नहीं बिकता किसानों का, और हमें आपको 30 रुपए में नहीं मिलता। 29 रुपए का कौन हिसाब देगा किसके पास गया? हम लोग तो ये क्या बिचौलियों के पास नहीं गया? मैं तो एक सामान्य दर की बात कर रहा हूं। 70 रुपया तो ऑफ सीजन लोग कहते हैं, इसकी बात है। मैं सीजन की बात कर रहा हूं, जब 1 रुपए वहां बिकता है, इस 29 रुपए का हिसाब कौन देगा? फिर इसी तरह से आलू, आप अभी चर्चा में दिखाएंगे 2 महीना बाद कि लोग सड़कों पर आलू फेंक रहे हैं। तो आपके मुताबिक ये तीनों कानून किसानों के लिए भी बेहतर हैं और ट्रेड कॉमर्स एक्टिविटी के लिए भी ठीक हैं, और एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए भी ठीक है? बिना प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किए हुए आप कृषि को आगे नहीं ले जा पाएंगे। ओके, मनीष सिंघवी, कृषि की लागत को कम करना होगा। मनीष सिंघवी, प्रोफेसर साहब का स्पष्ट मत है कि बिना प्राइवेट प्लेयर्स को लाए आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं ला सकते हैं, और ये वक्त की जरूरत है। किसान भाई अड़े हुए, उन्हें नहीं चाहिए ये प्राइवेट प्लेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये कभी मेरे बहुत समझ में नहीं आया। हालांकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बिना चीज़ें चलती नहीं हैं, लेकिन भारत में थोड़ी स्थितियां हमेशा अलग सी रहीं। जैसे प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट हेल्थ सेक्टर में हुआ, अब आप देख लें क्या स्थिति, अभी लखनऊ में रात में कोई बीमार हो जाए और आपको अपने अगल बगल सोचना पड़े हमको कहाँ जाना था, आपकी रूह कांप जाएगी। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो लूट के वापस आएंगे। तो आप अंत में, और सरकारी में इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है, तो आप चौराहे पे खड़े रहेंगे कि जाएं तो जाएं कहाँ। और हमारी आपकी तो तब भी गनीमत है कि जेब में कुछ पैसा है। निम्न मध्यम और लोअर क्लास की अगर आप बात करें तो उसके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। ये तब है जब हर चौराहे पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, ये तब है। और यही नहीं है, आप छोटे शहरों चले जाएंगे वहां पे भी है, लेकिन भरोसा नहीं है क्योंकि लूटमार मची है। सरकार ने उसको रोकने के लिए क्या किया, ईश्वर जानता है। अब और आगे बढ़ते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर, एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं। इसी लखनऊ से 200 किलोमीटर के दायरे में तमाम ऐसे महाविद्यालय प्राइवेट खुले हैं जहां पर साइंस की लैब नहीं है मगर बीएससी की पढ़ाई होती है वहां पर, ठीक है ना। तो न सरकारी रह गया, न प्राइवेट विद्यालय चला, और प्राइवेट में जो इंटर लेवल पे लूट है वो आप जानते ही हैं। वो 2 कमरे में डिग्री कॉलेज चलते हैं यहाँ पे। कि जो हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो आमंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो कमियां हैं उसको फोकस नहीं करते। आपको क्या लगता है गतिरोध टूटेगा अथवा नहीं टूटेगा? क्योंकि देखो किसानों ने तो बहुत स्पष्ट कर दिया है। क्या संदेह की अब किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि एक व्यक्ति गया सरकार से सेटिंग कराया। देखिए संदेह की स्थिति जिसकी आदरणीय बाबा हरदेव जी बात करते, मैं थोड़ी सी बढ़ा दूं। 2014 में भाजपा जब कैंपेन कर रही थी तो कह रही थी कि स्वामीनाथन कमेटी की जो एमएसपी को लेकर सिफारिशें हैं
वो 12 महीने में लागू कर देंगे। 2015 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि अरे साहब ये तो संभव ही नहीं है। 16 में उसको इर्रिलेवेंट बताया, 17 में उन्होंने उसका आधा फार्मूला लागू कर दिया, 18 में उन्होंने उसको कहा कि हमने तो लागू कर दिया है, जबकि फार्मूला पूरा लागू नहीं किया था। जिस फार्मूले की बात स्वामीनाथन कमेटी ने की थी वो लागू नहीं किया गया, उसका आधा लागू किया गया था। तो ये जो संदेह की स्थिति है ना, बात सिर्फ एमएसपी की नहीं है, बात संदेह की है, आपसी विश्वास की है। और किसानों की स्थिति तो ये एमएसपी तो केवल 6% किसान। ओके, राकेश टिकैत के पास वापस चलते हैं। राकेश टिकैत जी, आप तो कई मीटिंग्स का हिस्सा रहे हैं, आप क्या अपने अनुभव से ये बता सकते हैं कि सरकार का रुख क्या है? सरकार एक्चुअल में क्या चाहती? क्योंकि 5-5, 6-6 बार आप घंटों बैठे हैं तो एक दूसरे को अच्छे से समझ गए होंगे। सरकार के मन में क्या चल रहा है? देखो, सरकार तो ये चाहती है कि आंदोलन खत्म हो जाए और हम कुछ सुधार की बात कर ले, लोग अपना चले जाए, ठीक है जी। और सपोर्ट नहीं करना चाहती। देखो, हालात क्या है कि वो एमएसपी से अलग भी किसान है, बात उसकी भी है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, क्या ट्रैक्टर 10 साल पुराना चल नहीं सकता? 10 साल में कुछ बिगड़ता है। सवाल इतने हैं, बिजली का इशू है। बिजली बहुत स्टेट में किसान को बिजली फ्री दी जाती है, बहुत स्टेट में नहीं है। देखो, जब तक सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, नहीं, आप उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में भी बेहद महंगी दरों पर किसान भाइयों को बिजली मिलती है। सबसे महंगी है भाई। पंजाब हरियाणा में 35 रुपये आसपास हो रहे हैं, यहाँ 175 है। वहाँ पे आप कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें आप देखो, वहाँ पे बिजली फ्री किसान को है। तो ये बहुत से सुधार करने की जरूरत है। पर प्रोफेसर साहब की बात सुनी आपने, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं लाएंगे, तो बात कैसे बढ़ेगी आगे? रिफॉर्म कैसे होगा? प्राइवेट प्लेयर आ तो जाए, कौन मना कर रहा है? आप एमएसपी पे, आप इन पर तो एक पैरामीटर तो लगाओगे कि इससे नीचे पे वो खरीद नहीं करेंगे। आप गारंटी कार्ड तो किसान को दोगे, या गारंटी कार्ड आप किसान को नहीं दोगे? किसान को बंधुआ मजदूर बनाने का मतलब हो, किसान समझदार हो गया, किसान अपना हिसाब किताब जानता है। अब वो लगाना उस पर आएगा, उसका हिसाब किताब करवा दो जी। मैंने बहुत प्रकार कहा कि हमारा हिसाब करवा दो आप सरकार से। एक गेहूं में, 1 क्विंटल गेहूं में 1967 में हम 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना खरीद लेते थे। सोने से ही पूरा इंटरनेशनल मार्केट चलता है। आप आज भी दे दो 3 क्विंटल गेहूं में, हम टैक्स भी देंगे, हमें सरकार की सब्सिडी भी नहीं चाहिए। हम 9 रुपए यूनिट हम बिजली भी नहीं, फिर से जरा एक बार बताइए, कितना धान देकर आप सोना खरीदते थे? अब सुन लो, भारत सरकार ने पहली बार देश में लेवी लगाई, गेहूं की खरीद शुरू करी। गेहूं का रेट था 76 रुपये क्विंटल, सरकार ने तय करा। सरकार ने ही प्राइमरी का जो टीचर था उसकी सैलरी तय करी, उसकी सैलरी थी 70 रुपया, 1 महीने में मिलती थी। वो 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। भट्टे की जो अव्वल ईंट आती है वो 30 रुपए की 1000 आती थी। 1 क्विंटल गेहूं में 2500 भट्टे की ईंट आती थी, जिसका भाव आज अगर आप लखनऊ से बात कर रहे हैं तो यहाँ 6000 रुपये का रेट है। 12 और 3 15,000 रुपये का बैठता है। हमारा 15,000 रुपये गेहूं का रेट दे दो। सोने का भाव 200 रुपया तोला था। हम 3 क्विंटल के आसपास गेहूं बेच के, ट्रांसपोर्ट भी देकर हम 1 तोला सोना खरीद कर घर ले आते थे। हम अपने मजदूर को, जो गांव में मजदूर हमारा था, हम उसको 5 किलो अनाज देते थे। वो 50 दिन की मजदूरी करके 1 तोला सोना खरीद सकता था। मतलब हम 50 दिन में उसको 50,000 रुपये देते थे। ये स्ट्रक्चर गांव की एग्रीकल्चर का था। आप हमारा हिसाब करवा दो, कोई तो बीच में आवे न, हमारी कोई बात गलत हो तो माफी ले। ये टिकैत साहब का फार्मूला था, देश में टिकैत फार्मूला लागू करवा दो, ये समस्या खत्म ही हो जाएगी बिल्कुल। आपके मित्र वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, अभी आपने राकेश टिकैत जी की बात सुनी, गतिरोध अभी भी कायम है, रास्ता निकल नहीं रहा है। हमारे अब तो कह रहे हैं कि हमारा पुराने से हिसाब करो। कहा कि अब ये पुराने से हिसाब मांग रहे हैं वीरेंद्र जी। कर दो वीरेंद्र जी, गो अहेड। देखिए, सोना चांदी की बात जो हो रही है आज के किसानों के लिए बड़ी अब दूर की कौड़ी है। क्या सुनहरे दिन थे। गेहूं की रोटी एक जमाना था कि लोगों को मैसर नहीं होती थी, लेकिन किसान मजबूत था इस देश का। आज राकेश टिकैत की इसलिए तारीफ होनी चाहिए
कि 15 दिन से इस देश के आंदोलन में वो लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं। जो लोग ये कहते थे कि भारतीय किसान यूनियन बिकाऊ है, वो मुख्यमंत्रियों के यहाँ जाकर चाय पीती है, उनसे लाभ लेती है। आज राकेश टिकैत ने साबित कर दिया कि इस देश का किसान उन पर भरोसा करता है और वो किसानों के असली हमदर्द हैं। और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत अभिनंदन करता हूँ कि वो इस देश में सच्चाई के साथ खड़े हैं, गरीब के साथ खड़े हैं। तो ये एक तो बात किसान की है जो 15 दिन से खुले आसमान के नीचे है। दूसरी, ये जितने मंत्री वार्ता कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के इन मंत्रियों को निर्णय लेने का अधिकार शायद नहीं है, अन्यथा अब तक कोई ना कोई हल निकल आया होता। क्या केंद्र सरकार कोई निर्णय करने के बाद पीछे नहीं हट सकती है? उसकी मजबूरी है, लोकतांत्रिक मजबूरी है, संवैधानिक है, या उसकी जगहसाई होगी? कैसे होगा, क्या रास्ता निकलेगा? ये अब इस देश की जनता इस बात पर विचार करती है, चर्चा करती है। तो ये बात भी लोगों को देखनी और समझनी होगी। जी। अच्छा, हमारे यहाँ किसानों के लिए कहा जा रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देगी, ये कानून ये भी है। आज मैं बाबा हरदेव सिंह बैठे इनसे बात कर रहा था। बाबा ये कह रहे थे कि अगर 5 किलोमीटर का इलाका किसी पूंजीपति को दे दिया गया तो वो पूरा खेत के मेड़ जोत के मिलाए देख के माँ, तो बाद में किसान अपन चौहद्दी कहाँ से पाएगा? ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात कह बताई है। हाँ, उसकी खेतें गायब हो जाए, वो मेड़ कहाँ बनाएगा फिर? फिर इसके लिए गांव-गांव मार शुरू हो जाएगी। हाँ, जैसे किसी टाउनशिप आवंटित हो जाती है ना कि 6000 एकड़ में अंसल बनाएगा, चड्डा ग्रुप 4000 एकड़ में बनाएगा और जमीन ले ली जाती है। जमीन ले ली गई, मान लिया कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेक्ट। तो उसके बाद जब जमीन वापस आएगी तो जमीन ढूंढेगा कहाँ? बड़ी विचित्रता है और बड़ी शंकाएं हैं। बहुत से सवाल है इसमें। इस देश में मंडियों को मजबूत बनाने के बजाय अगर पूंजीपतियों को मजबूत बनाया जाएगा, ना उनका रिकॉर्ड कोई रखेगा, वो कितना धान चावल खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे, कितना बेचेंगे, कितना मुनाफा कमाएंगे, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा सरकार का, तो कैसे कोई विश्वास करेगा? किसान आय दुगुना तिगुना कुछ तो दिखता नहीं है। बस समस्या इसी बात की है कि जो लोग आज इस बिल के समर्थन में हैं, वो ये जान लें कि नंगे पैर बरसात में जब कीचड़ में किसान जाता है, तब महकता हुआ बासमती तुम्हारे घर आता है। जो चावल बढ़िया महकता हुआ खा रहे हो 80 रुपया 100 रुपया किलो का, वो सब किसान के ही खेत से आ रहा है। पर तमाम लोग कह रहे हैं हम तो पैसा दे के खरीदते हैं। पैसा कब दे रहे हैं? मुनाफा बिचौलिए कमा रहे हैं। इस देश में बासमती 4 मीनार 200 रुपया किलो चावल बिकता है, और किसान को कहाँ मिलता है दाम? किसान तो 800 रुपया कुंतल में बेच रहा है धान, वो भी टूटा टाटा बताते हैं, उसको लौटा देते हैं। बासमती 15 रुपया किलो में बेचता है। 15 रुपया किलो में बिक रहा है। जी। देखिए, एक चीज तय है कि देश चाहे जितनी तरक्की कर ले, सरकार कानून बनाकर चाहे जितने तर्क दे दे, लेकिन तमाम सारी प्रगति के बाद भी रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों में रोटी ही एक ऐसी चीज है जो मशीन से कभी पैदा नहीं की जा सकती। ना तो किसान को मशीन से पैदा किया जा सकता है। रोटी पैदा करने के लिए किसान जरूरी है। तो ये सरकारें जब जितनी जल्दी समझ लेंगी जी, उतनी जल्दी इस देश में आंदोलन खत्म हो जाएगा। जी वीरेंद्र जी, आज थोड़ा वक्त का अभाव आज है। इस देश में क्या जरूरी है जी। और भाई आप तर्क देते हैं लोग, मैं तो किसानों को कहा गया बेईमान है, फलाना है, धमाका है। वक्त कम है तो मैं आपको अपनी बात सुनाता हूं कि कल तक हम किसान थे, आज बेईमान हो गए, और हमारी मेहनत का खाने वाले महान हो गए। और गैरों की तो फितरत में शामिल है दगा करना। दर्द तो ये है कि ये सब भी अपने जो थे वो अनजान हो गए, और गलत निकले सब अंदाजे हमारे। कभी आए नहीं दिन अच्छे हमारे,
हमारे पास एक जमीन ही तो बची है और उसके लिए भी लगवा लो अंगूठे हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आपके पास बोलने के लिए काफ़ी कुछ था, लेकिन आज थोड़ा सा वक्त का अभाव है। संजीव मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब किसानों को ये मंजूर नहीं है और उनकी शंकाएं तमाम हैं, तो इस कानून को रद्द करने में आपको क्या समस्या, क्या कठिनाई है? ब्रजेश जी, मुझे वीरेन जी की बात बड़ी सटीक लगी। उन्होंने जिस तरीके आप अक्सर वीरेन जी से सहमत रहते हैं, मैं मानता हूं। बासमती चावल की जो बात की उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से बासमती चावल महकता है। लेकिन ये जो बिचौलिए हैं, जो शब्द इन्होंने यूज़ किया, इन बिचौलियों की दुकानें बंद करने के लिए जब सरकारें कदम उठाती हैं तो निश्चित रूप से किसानों और सरकारों के बीच में झगड़ा भी कराने का काम ये बिचौलिए। और मैं समझता हूँ कि आज जो विपक्ष की भूमिका है वो भी ब्रजेश जी उचित नहीं है। ऐसे समय में जब सरकार और किसानों की बातचीत हो रही हो तो आप एक तरफ हवा देने का काम करें, आप लड़ाने का काम करें, ये भी बंद होना चाहिए। ये बड़े बड़े लोग, आपके तो चैनल पे, आपके तो डिबेट में बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, सिर्फ विपक्ष के ही बड़े लोग नहीं होते, स्मृति ईरानी भी थी परसों। नहीं, मैं तो कहता हूं कि आपके डिबेट में बड़े बड़े लोग होते हैं। मैंने ये नहीं कहा विपक्ष के ही बड़े लोग होते हैं, विपक्ष के बहुत समझदार लोग होते हैं जो बड़ा चुन चुन के, लेकिन इस विषय पे जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका दिखाई दे रही है, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। आपके मित्र हैं और आप दोनों लखनऊ यूनिवर्सिटी जुड़े हैं, तो मैं राजपाल कश्यप से पूछती हूँ। तो भाई राजपाल जी ये कह रहे हैं कि आप लोग हवा दे रहे हो, इस कारण ये आंदोलन बढ़ा हुआ है। आपने संजीव जी की बात सुनी? देखिए ब्रजेश जी, ये 80% यहाँ देश में किसान रहते हैं और समाजवादी पार्टी सदैव किसानों के लिए लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। ये हवा देने की बात नहीं है। ये देश में 15 दिन से जो लोग बैठे हैं, अगर हम हवा दे रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री को चिंता व्यक्त करनी चाहिए कि अगर हमारी हवा पे वो लोग बैठे हैं। और दूसरी बात, ये देश में हो क्या रहा, रिफॉर्म जितने भी ले आए बीजेपी के लोग, चाहे नोटबंदी ले आए, ये भी एक रिफॉर्म था, क्या फायदा हुआ? और पता नहीं कितने फायदे इन्होंने गिनाए थे। और चाहे क्या नुकसान हुआ? आज आतंकवाद नहीं है, चीजें बताई थी, देश में आतंकवाद कोरोना के लिए। तो 6 साल की सरकार में आप बताइए कितनी आतंकवादी घटनाएं हो गई। आप गलत कह रहे हैं, ये सारी चीजें आप गलत कह रहे हैं। अगर नोटबंदी की बात करेंगे तो नोटबंदी का लाभ भी हुआ, मतलब आपस में किसानों के मुद्दे आप केवल विरोध करते, ये रटे रटाए नाम मत करो। अडानी अंबानी के नाम पर राजनीति बंद करो। अडानी अंबानी के नाम पर राजनीति जो कर रहे हो बंद करो। विश्वास, थैंक यू। दोनों की समाजवादी, विश्वास को समाजवादी को विश्वास लाया करो। ओके, थैंक यू, समाजवादी को थैंक यू, थैंक यू, वो बताया करो। ये अडानी अंबानी के नाम पर बंद करो भाई। हाँ, अडानी अंबानी के नाम पर दोनों की आवाज और सूची विश्वास को कनेक्ट किया जाए। सूची विश्वास जी, सरकार ने ये संकल्प किया और लगभग ये तय है, कानून वापस नहीं लेंगे। राजपाल जी आवाज बंद है, अब कृपया शांत हो जाएं। सूची जी बोलिए। देखिए, सरकार 200% कानून लेगी, सरकार खुद घुटनों पे आएगी। ये वही सरकार है कि सैटेलाइट इमेजेस कुछ और कहती है, ना कोई घुसा है ना घुसी है। गृह मंत्री जनमत से ज्यादा लोकतंत्र में कुछ भी प्रभावी नहीं है। तो सरकार इसको लाख हवा कहे, सारे बुद्धिमान लोग सिर्फ सरकार में ही नहीं है, जो बाहर बैठे हैं, जो पैनल में शामिल हैं, जो देश भर में और दुनिया भर में इस आंदोलन के साथ हैं, तो सरकार को वापस लेने ही होंगे। कृषि प्रधान देश है, कृषकों पर आधारित है, तो ये बड़बोलेपन से नहीं चलेगा। और आप लोग इसको भड़का रहे, बता रहे थे अभी संजीव जी प्लीज। किसानों को यही आजादी अगर इन्होंने दे दी हो, किसानों को हमेशा मजबूत किया है, चाहे एमएसपी हो, चाहे गल्ला मंडियां हो, चाहे ये व्यवस्था कांग्रेस की दी हुई है। अगर 73 वर्षों से इस व्यवस्था पर कोई सवाल कांग्रेस ने, किसी किसान ने नहीं आप पर आरोप लग रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है। मैडम बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग इसको खाद पानी और हवा दे रही हैं। अरे इन्होंने नियम कानून ही ऐसे बनाए। जवाब तो देने दोगे कि गला पकड़ लोगे? जवाब देने की बात तो आ बोलिए। बीजेपी को आरोप और प्रत्यारोप के अतिरिक्त आता ही क्या है? केंद्र में यूपीए सरकार का कट कॉपी पेस्ट और प्रदेश में विकास करना आता है बीजेपी। यदि इनमें कोई मौलिकता है, कोई बौद्धिक क्षमता है, इनके द्वारा दिया गया कोई फैसला हो तो ये बताएं। 7 वर्षों में इन्होंने पोलराइजेशन लल्लू और पप्पू के पास है सारा फैसला। डोंट यूज सच टाइप। नहीं, उन्होंने कहा है, इन्होंने अपने समय में कहा है, इन्होंने गोदी मीडिया, आपके मीडिया पर इन्होंने बाबा हरदेव सिंह को लाया जाए। थैंक यू मैडम, थैंक यू कानून की मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। लल्लू पप्पू की बातें अपने जाने दीजिए, ये क्यों ऐसे? अपन किसानों पे डिबेट करने आए कि लल्लू पप्पू पे?
All right. संजीव Thank you, madam. कमाल कर दिया इन लोगों ने। आर्गुमेंट बेटर करिए। ओके, ये जिस तरीके से थैंक यू मैडम, रेलगाड़ी थैंक यू किसानों संजीव की जी। और ओके, बाबा हरदेव सिंह जी को लाया जिस जाए। तरीके से बाबा हरदेव सिंह हवाबाजी जी, दी है, क्या इसका परिणाम कॉन्ट्रैक्ट है। फार्मिंग से वाकई में बहुत कुछ मेजर चेंजेस आ जाएंगे ग्राउंड लेवल पे? देखिए, इसके पहले मैं जो प्रोफेसर साहब ने बताया कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, तो अब उत्तर प्रदेश का अगर लें तो कभी मैनपुरी धान का कटोरा माना जाता था, आज वहाँ शून्य है। आपका आगरा की खेरागढ़ तहसील में सरसों और सरसों के तेल के उत्पादन में अग्रणी था, आसपास के प्रदेशों में भेजा जाता था, आज शून्य है। बिल्कुल इन्वेस्टर्स अगर लगाए जाएं तो जैसे उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की गई है, जमीन के किस्म के अनुसार जिन्स निर्धारित किया जाए और इन्वेस्टर्स का काम है, जो ये उद्योगपतियों और कॉरपोरेट घरानों का काम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, किससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करें, निवेश करें, मार्केट पर निवेश करें, मार्केटिंग सिस्टम को के रखरखाव पर निवेश करें, और उद्योग और प्रोसेसिंग यूनिट उन स्थानों पर लगाएं जहां रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है। शहरों में ले जाके अभी बिना इन्वेस्ट के ये केवल किसानों की फसल लेने आ गए। अगर ये करेंगे और किसान अपना उत्पादन जो करेगा अपने आप देगा फिर। ऑल राइट, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी, क्या आप बाबा हरदेव सिंह जी की बात से सहमत हैं या आपके पास कुछ इसमें और भी तर्क हैं इस विषय पे? देखिए, बाबा हरदेव जी जो बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट उस एरिया में आ रहा है और अगर ये होगा तो वो भी आएगा। एक चीज मैं बता दूं, यहां पर एक चर्चा बीच में आई कि वो 5-5 किलोमीटर का जमीन वो ले लेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक तो वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है कि वो किसान देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है किसी को, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या करना चाहता है। और जैसा अभी टिकैत जी ने कहा कि किसान समझदार है, अगर समझदार किसान है तो निश्चित तौर पर अगर 1800 की एमएसपी है तो अगर वो 1900-2000 देगा तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये रेट पहले तय होगा। और देखिए, एक पूर्वाग्रह से कोई चीज डिस्कस करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं ब्रजेश जी, मैं आपको बहुत संजीदा पत्रकार मानता हूं, आप एक सर्वे करा लीजिए कि जितनी मंडियां हैं, केवल प्रदेश का ही सर्वे करा लीजिए, क्या किसी किसान के अंतर्गत है या उस पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कब्जा है। यही पंजाब का है, यही हरियाणा का है, यही अन्य राज्यों का है और ये बहुत बड़ा डैमेजिंग फैक्टर है हमारे किसानों। बिल्कुल, मैं इस बात को चेक कराऊंगा, आपने ठीक मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे पर डिस्कशन होना भी चाहिए। ओके, मनीष, राजपाल जी प्लीज वेट, राजपाल जी प्लीज वेट, राजपाल जी प्लीज वेट। मनीष सिंघवी जी, कोई रास्ता निकलने की गुंजाइश आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, या फिर ये माने कि ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए है, उद्योगपतियों के लिए खेत खोल दिए गए हैं? देखिए, मैं एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा। जिस अगर हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो 36 में से 18 स्टेट्स में प्राइवेट प्लेयर्स की अनुमति पहले से है। 20 स्टेट्स ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ कर रखा है और 19 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप सीधे खरीद सकते हैं। इतना रिफॉर्म पिछले 29 सालों में हो चुका है जो इस बिल में है, और मैं 18, 20 और 19 स्टेट्स की बात कर रहा हूं। सवाल इस बात का है बदलाव क्यों नहीं हुआ, चर्चा इस पर होनी चाहिए। फिर ऑलरेडी हो चुका है, इतना हो चुका कोई है, परिवर्तन विशेष और नहीं कोई परिवर्तन तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी समस्या दूसरी है। आदरणीय सर जिस बात को कह रहे हैं, मनोज अग्रवाल सर जिस बात को कह रहे हैं कि ये जो मंडियां हैं यहां पर मोनोपोली है, यहां पर धांधली है, सहमत है। सवाल इस बात का उसको ठीक करने के बजाय उसको खत्म करना कहां का विकल्प है। बात तो ये है ना कि बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। हमको किसान, एक मेजॉरिटी किसान जो हमारा मार्जिनल किसान, स्मॉल किसान 90% है। आपको ब्रजेश जी पता है केवल 10% जो ऊपर के किसान हैं वो भारत की पूरी कृषि योग्य भूमि का 50% जोतते हैं और नीचे के 50% किसान सिर्फ 0.5% जोतते हैं। समस्या तो दूसरे किस्म की है। उस समस्या को दूर करने के लिए क्या छोटी जोत के किसानों की समस्या दूर करने की 90% वही किसान है जिसके हाथ, जिसकी झोली खाली है। ऑलराइट, राजपाल कश्यप आप कुछ कहना चाह रहे थे? 10 सेकंड ओनली। राजपाल सिद्धवी जी से जरा ये पूछे, मंडियों को 1 सेकंड जरा उनसे ले लूं। 10 सेकंड जी। ब्रजेश जी, मैं केवल ये
मैं ये केवल पूछना चाहता हूं, जो हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये जब पढ़े लिखे लोग कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी करते हैं तो सरकारी कोई नौकरी करना पसंद करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में करना पसंद करेगा, या आउटसोर्सिंग? उसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं, उसी यूनिवर्सिटी में आइडाक पे लोग उस पे पढ़ाते हैं आउटसोर्सिंग से, तो बताओ कौन नौजवान नहीं चाहेगा कि सरकार की व्यवस्था हमें मिले? आप बताइए। ओके, राकेश टिकैत जी, थैंक सरकार यू, की थैंक यू। व्यवस्था नहीं मिलेगी तो राकेश टिकैत जी, फाइनल वर्ड करेगा, इसमें आपत्ति क्या? अब आगे की सरकार की अगर क्या नौकरी नहीं रणनीति मिले, है? जब तक केवल नहीं राकेश मिले, टिकैत संविदा बोलेंगे। पर यस, करेगा। राकेश टिकैत, गो अहेड। आगे क्या आप लोगों की रणनीति है? देखो आगे की रणनीति, देखो किसान ने तो पूरा तय कर लिया है कि बिल वापसी के बगैर हम दिल्ली नहीं छोड़ देंगे। अब तो रणनीति सरकार को बनानी है कि उसको क्या फैसला करना है। हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। सब किसान ने, पूरे देश के किसान संगठनों ने ये कर लिया है कि बिल वापसी होंगे, एमएसपी पर कानून बनेगा, नया एक बढ़िया एक ड्राफ्ट फिर सब मिलकर बना लेंगे। जैसे भूमि अधिग्रहण एक्ट का ड्राफ्ट बनाया था, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरमैन थी सुमित्रा महाजन थी, और हम भी गए थे तो सुमित्रा महाजन जी को ही हमने अपना ड्राफ्ट दिया था। तो एक नया भूमि अधिग्रहण अच्छा एक ड्राफ्ट बना। अगर एग्रीकल्चर की कोई बात करनी है तो सब लोग मिलकर उसको एक बढ़िया ड्राफ्ट बना देंगे। आज आपने कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, बात जरूर करें। उन्होंने 10 जो अहम बातें कही हैं, निश्चित सुना होगा आप लोगों ने, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? जी देखो, बहुत से सवाल हैं, ये तो बहुत सी पॉलिसी सरकारों की हैं, लेकिन वे धरातल पर थोड़ा है। आप धरातल पे तो करना पड़ेगा ना काम। उसको आंदोलन जारी रहेगा, वो पूरा ड्राफ्ट वही है। आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन कहाँ जा रहा? आंदोलन भी जारी रहेगा और आंदोलनकारी भी जिंदे रहेंगे, और हम दोनों लोगों को सपोर्ट करते हैं। हम इस आंदोलन को, मेरा आपसे निवेदन है, एक तो आंदोलनकारियों को जितने धरना पे हमारे किसान भाई बैठे हैं उनको कोई खाने पीने की समस्या ना हो, दूसरा उनको दवा पानी इत्यादि मिलता रहे। कोई समस्या नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से है। और सर्दी बहुत ज्यादा है, सबको कंबल इत्यादि जरूर उपलब्ध करा दीजिए। ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। ठीक है, सब लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।